हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम ऐसा लिख सकते हैं, पीवी अपॉन टी इक्वल टू एनआर, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन आप याद रखना, पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखना। इसका क्या मतलब हुआ, P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं अलग अलग तरीके से। देखो, सबसे पहले हमें ये इक्वेशन लगानी कब है, इफ नेचर एंड मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, ठीक है ना। नेचर का मतलब आपको कोई गिवन गैस हो, ये हम कब एप्लीकेबल करेंगे, जब कोई भी हमें गिवन गैस हो, ठीक है ना, और उसका मास कांस्टेंट दिया हो। मास का मतलब कुछ ग्राम में भी दे सकते हैं, या फिर हम उसको गैस को मोल में भी दे सकते हैं, या गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इनके आधार पर हम बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले बायल चार्ल्स और गैल्यूसेक लॉ मत पढ़ो, आप पहले आइडियल की इक्वेशन पढ़ो। इसके बाद देखो, सबसे फर्स्ट लॉ आता है बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी को हटा दो, तो क्या बचेगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर किसी गैस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये कहलाता है बॉयल्स लॉ। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसमें अगर हम कुछ ग्राफ खींचें, P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 ओवर V, ये भी क्लियर है, ठीक है। पीवी का ग्राफ कैसा आएगा, वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया P और V का ग्राफ। दूसरा P और 1 अपॉन V का ग्राफ कैसा होगा, P 1 ओवर V, ठीक है, इस तरह का होगा। ये बात समझ में आ रही। इसके अलावा बायल्स ने कहा था पीवी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे पी की वैल्यू कुछ भी हो, पी की वैल्यू कुछ भी हो, पीवी का प्रोडक्ट तो होना है कांस्टेंट, या भी की वैल्यू कुछ भी हो, भी की वैल्यू कुछ भी हो, पीवी का प्रोडक्ट कैसा रहना है, कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया बायल्स लॉ। यहां तक बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही। तो उसको हटा दो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर को हटा दो, तो बन जाएगा बायल्स लॉ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। इसके बाद है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, V प्रोपोर्शनल टू T। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर, क्लियर है इतना। इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। या V1 ओवर V2 इक्वल टू T1 ओवर T2। और एक और होता है गैल्यूसेक लॉ, ये क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर, ठीक है ना। प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां से एक बात पता चल रही है हम लोगों को कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो या तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, या दोनों का प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी गैस में ऐसा नहीं कर सकते हम कि टेम्परेचर को बढ़ा दें और प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहे, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इस फंडामेंटल का यूज हम आगे जाके करने वाले हैं, इसको ध्यान रखना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो या तो प्रेशर बढ़ेगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा, या फिर दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेशर भी कांस्टेंट हो, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो और आपने टेम्परेचर बढ़ा दी। देखो, अगर आपने गैस ली है ग्राम में, ठीक है, अगर गैस ग्राम में लेते हो तो जो कांस्टेंट आता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ध्यान रखना, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं के से, या अलग अलग बुक में इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। के से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप फिर से देख लो, अगर गैस दी हो ग्राम में, ग्राम का मतलब आपको दिया गया हो 10 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ना, 5 ग्राम हीलियम, इस टाइप से दिया हो,
तो आपको कौन सा कांस्टेंट यूज करना है? स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? पीवी अपॉन टी इक्वल टू के। ठीक है, पास में आ रही कि नहीं आ रही? ये कब यूज करना? जब गैस आपको गिवन हो ग्राम में। ठीक है, चलो फॉर 1 ग्राम गैस, अगर 1 ग्राम गैस है तो आप क्या लिखेंगे? पीवी इक्वल टू के टी। ठीक है ना, फॉर 1 ग्राम गैस। और अगर गैस के n ग्राम दिए हों तो आप क्या यूज करेंगे? पीवी इक्वल टू एन के टी। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है वो डिस्कस करेंगे अभी आप केवल इतना देख लो। ठीक है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर गैस दी हो ग्राम में तो हम लोग कौन सा कांस्टेंट यूज करेंगे? स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट के। 1 ग्राम गैस के लिए के टी और n ग्राम गैस के लिए एन के टी। ठीक है, सेकंड आप देखो, अगर गैस दी हो मोल में। ठीक है, अगर गैस मोल में दी हो तो हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आप लोग सुनते आ रहे हैं इसको। ठीक है ना, फॉर 1 मोल ऑफ गैस पीवी ओवर टी इक्वल टू होगा आर। अगर गैस का 1 मोल है और गैस के n मोल गिवन है तो सॉरी, अगर 1 मोल है तो पीवी इक्वल टू हो जाएगा आर टी, और गैस के n मोल गिवन है तो पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? अगर गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हों तो हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं के डैश, और इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, पास में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप ये देखो, अगर गैस का 1 मॉलिक्यूल दिया हो तो क्या आएगा? पीवी ओवर टी इक्वल टू के डैश। ठीक है, और अगर n मॉलिक्यूल सॉरी 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू के डैश टी। n मॉलिक्यूल्स हो तो पीवी इक्वल टू एन के डैश टी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? आप लोगों को नहीं आ रही है बताओ। अब आप यहां से देखें, यहां पर n का मतलब है ग्राम। ठीक है ना, यहां पर n का मतलब है मोल, और यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, r की वैल्यू सबको याद होगी। r इक्वल टू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू सबको मालूम होना चाहिए, हमेशा के लिए इसको याद कर लो। इसके नाम में लगा है यूनिवर्सल। ठीक है ना, जिसके साथ यूनिवर्सल लग जाए उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगी। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, भाषा में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप ये देखो, आर की दूसरी वैल्यू होती है आर इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। कैलोरी में होती है 2। ठीक है ना, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये आपको दोनों वैल्यू याद रखनी है, और आपको मालूम होना चाहिए 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी। ठीक है ना, 1 जूल इक्वल टू होता है 4.2 कैलोरी। ये आपको याद रखना है। के की वैल्यू के की वैल्यू क्या होती है मालूम है किसी को? स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू। इसको बेटा समझ लो एक बार। के की वैल्यू होती है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। के की वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है, कोई भी गैस के लिए फिक्स नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब 2 गैसों की एक सी नहीं होगी, अलग अलग गैसों की अलग अलग होगी, और इसकी वैल्यू होती है के इक्वल टू आर बाई एम। आर कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एम कहलाता है इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होगा 4। ठीक है, तो हीलियम के लिए के की वैल्यू होगी R/4। ऑक्सीजन O2 के लिए क्या होगा?
के की वैल्यू R/32, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है इतने की नहीं आ रही। ये हो गई के की वैल्यू। हर गैस का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होगा, ठीक है। अलग अलग गैसों के मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होते हैं, तो के की वैल्यू कैसी होगी, अलग अलग, ठीक है। इसके बाद के डैश, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हर गैस के लिए इक्वल होती है और के डैश की वैल्यू होती है R/N0। N0 कहलाता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू होती है के डैश इक्वल टू R 8.31 ओवर N0 की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻−23, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू होगी, के डैश की वैल्यू। यहां तक बात समझ में आ रही है, एनआरटी, एनकेटी और एनके डैश टी, ठीक है। अब अगर गैस ग्राम में दी हो, इफ गैस इज गिवन इन ग्राम देन पीवी इक्वल टू एनकेटी, ठीक है। एन क्या है, मास ऑफ गैस इन ग्राम, ठीक है। यहां पर एन का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ गैस इन ग्राम। के कहलाता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। अब आप ये देखो, अगर एन है मास, ठीक है, तो मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। एन का मतलब यहां पर मास है, तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, पीवी इक्वल टू, मास को लिख लो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू केटी। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, P ओवर डी टी इक्वल टू आ गया कांस्टेंट, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फॉर ए गिवन गैस रेशो ऑफ P टू डी टी, डी मतलब डेंसिटी, T है इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये कांस्टेंट कौन सा होता है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। किसी आइडियल गैस के लिए P ओवर डी टी की वैल्यू होती है कांस्टेंट और ये कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, P1 ओवर D1 T1 इक्वल टू P2 ओवर D2 T2, तो फिर रूट, ठीक है। अगर गैस के कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी है V1, V2, V3, Vn, तो इसकी आरएमएस वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करोगे, इसको डिनोट करते हैं सी बार से। सी बार इक्वल टू, देखो सबसे पहले करना है स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर, ठीक है, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, स्क्वायर इसके बाद लेना है इसका मीन। मीन कैसे लेते हैं, सबको ऐड करके n का डिवाइड कर दो, ये हो गया मीन, ठीक है ना। और इसके बाद रूट, इसका अंडर रूट ले लो, ठीक है। तो ये कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, याद रहेगा इतना। तो यहाँ पर जब भी हम गैस की वेलोसिटी की बात करें तो हम लोग इसमें यूज करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, क्लियर है इतना। इसके बाद एक काइनेटिक गैस थ्योरी है, ठीक है ना, इस सी बार, ठीक है, इसको बोलते हैं सी बार या CRMS भी लिखा होगा, एक ही बात है। सी बार भी लिखते हैं, CRMS, किसी किसी बुक में VRMS, ठीक है ना, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, क्लियर है इतना। इसके बाद काइनेटिक गैस थ्योरी, काइनेटिक गैस थ्योरी से एक रिलेशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये कहता है PV इक्वल टू 1/3 mn C बार स्क्वायर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, वो आपको लर्न करना है। PV क्या हो गया, P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, इक्वल टू 1/3 mn C बार स्क्वायर, ठीक है। m क्या होगा, m यहां पर होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। गैस के एक मॉलिक्यूल का मास, n क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और C बार आप जानते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब आप ये बताओ, वन मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू n क्या होगा, टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, टोटल मास ऑफ गैस। तो PV इक्वल टू होगा 1/3, टोटल मास को आप चाहो तो W लिख लो, WC बार स्क्वायर, ठीक है।
W का मतलब यहाँ पर टोटल मास है, वेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप ये देखो PV इक्वल टू 1/3, मास को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसकी जगह आप पुट कर दो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू सी बार स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, सी बार की वैल्यू क्या आएगी, सी बार इक्वल टू 3p/d का अंडर रूट, ठीक है। ये हो गई सी बार की वैल्यू। और जस्ट अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं फॉर ए गिवन गैस P/dt इक्वल टू कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, फॉर ए गिवन गैस P/dt इक्वल टू कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट K, ठीक है ना। तो P/d की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी P/d की वैल्यू होगी KT, ठीक है ना। तो P/d की जगह आप यूज कर लो KT, ठीक है। तो सी बार का फार्मूला क्या हो जाएगा, सी बार इक्वल टू अंडर रूट 3KT, ठीक है। ये सी बार का फार्मूला हो गया, क्लियर है इतना, ठीक है। के की वैल्यू होती है R/m, R हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और m कहलाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है। तो फॉर ए गिवन गैस 3 कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट होगा, m कांस्टेंट होगा। तो सी बार की वैल्यू किस पे डिपेंड होगी, सी बार प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ठीक है। सी बार की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड होगी, सी बार की वैल्यू ना तो प्रेशर पर डिपेंड होगी ना डेंसिटी पर। प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो उसी रेशो में डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि सी बार की वैल्यू प्रेशर पर डिपेंड करती है, ठीक है। सी बार की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूल की या किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। लेकिन यहाँ पर कौन है, गैस। तो गैस के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, सी बार या CRMS, ठीक है ना। तो किसी भी गैस की लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, E इक्वल टू 1/2 mc², ठीक है। m क्या हो गया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है, और अगर n मॉलिक्यूल हैं तो E इक्वल टू क्या होगा, 1/2 mnc², क्लियर है इतना। अगर एक मॉलिक्यूल है तो mc² और n मॉलिक्यूल है तो mnc²। इसके बाद देखो आप लोग काइनेटिक गैस थ्योरी से पढ़ चुके हैं, PV इक्वल टू क्या आता है, 1/3 mnc²। तो mnc² की वैल्यू क्या होगी, 3PV, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, E इक्वल टू 3/2 PV, ठीक है। हो रहा है क्लियर। E की वैल्यू 3/2 PV। अब हमें यह मालूम है PV की वैल्यू क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन से अगर गैस मोल में दी हो तो E इक्वल टू लिखा जाता है 3/2 nRT, यहां पर n कहलाएंगे नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अगर गैस ग्राम में गिवन हो, ठीक है, तो हम लोग E इक्वल टू क्या लिखते हैं, 3/2 nKT, यहां n का मतलब मास ऑफ गैस इन ग्राम, ठीक है। K होगा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और अगर गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हों तो E इक्वल टू होगा 3/2 K' या nK', यहां पर K' होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही, चलो ये सब कुछ याद रखना है आपको। देखो आपको मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू अगर गैस मोल में दी हो तो nRT, ग्राम में दी हो तो nKT,
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हो तो n k डैश t, तो पीवी की वैल्यू हमने यहां पर रख दी। ठीक है, इस तरह से हमें 3 इक्वेशन मिल गई। ठीक है, और ई क्या कहलाती है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद देखो E इक्वल टू 3/2 पीवी, ये हमारा रिलेशन था। ठीक है, इसको हमें अगर लिखें फॉर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसी रिलेशन को यूनिट वॉल्यूम के लिए लिखें तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या रख दो? 1। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम है तो कितना आ जाएगा? E इक्वल टू 3/2 पी। ठीक है, या P इक्वल टू क्या होगा? 2/3 E। ठीक है, तो आप कह सकते हो प्रेशर ऑफ गैस इज 2/3 टाइम्स ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तो आपको रिलेशन याद रखना है। प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होगा? 2/3 टाइम्स ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी।